नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो साधारण ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। साधारण ब्याज की ये तीसरी क्लास है और इसमें जो साधारण ब्याज के किस्त के सवाल होते हैं उन्हें हल करना सीखेंगे। पिछली 2 क्लासों में 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इस क्लास में 21 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, रामू राजू से 10 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि वह उसे 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में वापस कर देगा, तो साधारण ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे कि साधारण ब्याज पे अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसकी जो किस्त देते हैं तो वो किस तरह से काम करती है, और यहाँ पर जब किस्त निकालेंगे तो वो किस तरह से निकाली जाती है। अलग अलग टॉपिक हैं और इनको पहले समझ लेते हैं, तब आसानी से आप इन सवालों को लगा पाएंगे। जैसे कि आपने कोई लोन लिया, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये लोन लिया और 10 रुपये की जो आप किस्त देंगे, मान लो ये किस्त आपने एडवांस में पे कर दी तो 90 रुपये बचा। अगले महीने में मान लो इसका 10% इसकी ब्याज की दर हो, तो इसमें क्या होगा कि अगले महीने में 10% ब्याज, इसका मतलब 9 रुपये इसमें जुड़ के 99 हो जाएगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, 10 रुपये घटेगा। तो अब की बार कितना बचेगा, 89 बचेगा। फिर क्या होगा, फिर अगले महीने 10% और एक महीने का जो ब्याज बनेगा उस तरह से। तो इस तरह से हर बार हर मंथ का आपका क्या होता है, ब्याज कैलकुलेट होता है, जो भी शेष अमाउंट है उसको ऐड होता है, उसके बाद जो आपकी इक्वल ईएमआई है वो कटती है। ये सिस्टम तो हो गया जो हम लोन लेते हैं उस पर हो गए। बट यहाँ पर जब हम किस्त निकालते हैं कि जो इक्वल किस्त किस तरह से निकाली जाएगी, तो उसका जो तरीका ये होता है कि यहाँ पर जैसे दे रखा है कि 1 रुपए की किस्त है, ठीक है, 1 रुपए की वो किस्त दे रहा है, 1 रुपए की 11 किस्तें दे रहा है। तो जो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक किस्त पर उसका ब्याज हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सवाल में कहा है कि 10 रुपए उधार लेता है, 10 रुपए उसने क्या किए, उधार लिए और 11 रुपए वापस किए, 1-1 रुपए करके 11 रुपए उसने ये वापस किए, ठीक, ये लिए। अब यहां पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 रुपया उसने ब्याज दिया। अब ये 11 महीने में उसने 1 रुपये ब्याज दिया है, तो यहां पर जो कुल ब्याज का फार्मूला बनेगा जाके, कुल ब्याज बराबर, जैसे पहली किस्त वो देगा तो वहां पर क्या होगा, समय 0 हो जाएगा। तो जैसे इस तरह से उसने 11 माह में 1-1 रुपए करके दे रहा है, ठीक। तो पहले माह में जो टाइम है उसका 0 हो जाएगा, दूसरे में टाइम 1 महीना होगा, दूसरे में, तीसरे में 2 महीना और चौथे में 3 मंथ्स। इस तरह से जब जाएंगे तो जो 11th किस्त होगी उसमें 10 माह होंगे, ठीक। यहां से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब क्या होगा कि कुल ब्याज जब यहां से लिखेंगे, कुल ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। यहां मूलधन की जगह पर क्या काम करेगी, किस्त। हर एक किस्त अपने आप में मूलधन होगी और ये समय होगा और रेट फिक्स होगा। तो यहां पर मान लेते हैं मूलधन क्या है, 1 रुपया है, और समय यहां पर t बराबर 0 है, ठीक। तो t बराबर 0 हो गया और दर कितना है, r है, तो बटे कितना होगा, 100। तो इस तरह से देखेंगे पहली किस्त के लिए जो ब्याज है वो 0 हो जाएगा, 0 की वजह से। दूसरी किस्त के लिए जब जाएंगे तो 1 रुपया उसका मूलधन हो गया, r% दर होगी और समय 1 हो गया। अब चूंकि ये मंथली है तो मंथली को, दर यहां पर हमारी वार्षिक है, तो चूंकि दर परसेंटेज में तो पहले 100 लिख लेंगे, इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, ठीक। अगली किस्त में क्या होगा, 1 रुपए किस्त है, r% की दर, यहां समय 2 महीना हो जाएगा और सेम वही 100 इंटू 12 कर देंगे। ये प्रक्रिया चलती जाएगी कहां तक, तो ये लास्ट किस्त तक जाएगी। तो क्या हो जाएगा, r इंटू 10 अपान 100 इंटू 12। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। ये कुल ब्याज बराबर कितना आया था, 1 रुपए था। इसका मतलब क्या है, आपको पता चला कि 1 रुपए बराबर, ये तो 0 हो गया, ठीक, प्लस यहां पर जब देखेंगे कि r अपान 1200 इसमें कॉमन आ रहा है, तो r अपान 1200 यहां लिख लिया। अब आप देखेंगे यहां से क्या हो रहा है कि 1 2 3 डाट 10 तक है, इसका मतलब 1 2 3 4 और प्लस 10 तक है।
ये आपकी क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी में जो nवां पद होता है तो फार्मूला होता है n कोस्ट n प्लस 1/2, ये इसका योग का फार्मूला होता है। अब चूंकि यहाँ पर कितना है 10 दे रखा है, लास्ट टर्म n जो है वो 10 है, तो यहाँ 10 गुणा 11/2 जब करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 पचे 55, तो इसका योग आ गया 55। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा r अपान 1200 और इंटू हो जाएगा 55। ये फाइनली आपका जो निकलेगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे ना, तो यहाँ पर ये 1200/55 हो जाएगा। जब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 को 20, तो यहाँ से फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और फिर 20 हुआ तो 11 एकन 11 और 9 20 होता है तो 9/11। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपने इसका दर निकाल लिया, तो इसका दर आ जाएगा 21 सही 9/11, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हर किस्त का अलग अलग ब्याज हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या है कि टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, और बहुत आसानी से जो कुल ब्याज दिया होगा उसके बराबर कर देंगे और सवाल आसानी से लग जाएगा। तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी इस तरह के सवाल होंगे बस आपको इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा किन्हीं दो स्रोतों से 2000 रुपए पर 5 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो उनके ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। अब देखिए ये बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या दे रखा है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100 होता है। सवाल में आपको क्या दे रखा है कि मूलधन 2000 रुपए है, ठीक, दर आपको नहीं पता है, तो पहले के लिए R1 मान लेते हैं 5 साल के लिए और इसके बटे 100 है। अब दूसरे के लिए फिर क्या दे रखा है कि 2000 रुपए, सेम वही, यहाँ पर दर क्या है कि R2 कोई दूसरी दर है, समय इसके लिए भी 5 वर्ष ही है, अपान क्या हो जाएगा 100। ये दोनों ब्याजों का जो अंतर है ये आपका ब्याज है, ठीक है, इन दो ब्याज का जो अंतर वो कितना है 50 दे रखा है। तो बहुत सिंपल सा दिया है कैलकुलेशन, कुछ टफ नहीं इसमें, इससे इसको कट कर देंगे, इससे इसको कट कर देंगे। आप देखेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 100, इधर भी 100 है, इसका मतलब 100 हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना है 50। अब इससे इसको काट देंगे तो 2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, चूंकि दर है तो प्रतिशत में इसको लिखेंगे, तो 0.5% इसका आंसर हो जाएगा। जो दोनों दर है उनका डिफरेंस जो है 0.5% आएगा, तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 4 वर्षों बाद दे 1344 रुपए को कितने रुपए के वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो। यहाँ पर जो ये आपको 1344 लिखा है, इसका मतलब ये कह रहा कि कोई आपने धन किसी से उधार लिया है जो कि 4 वर्षों तक यदि आप उसको 1 रुपए भी ना दें तो 8% की दर से उसे 1344 रुपए देना होगा। मतलब ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज और जो आपने मूलधन उधार लिया है वो दोनों मिक्स हैं। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि आप किस्तों में जैसे ही आपने धन लिया और किस्तों में देना चालू कर देते तो आपको किस्त कितने की पड़ती, ठीक है। तो किस्त के सवाल के लिए जैसा कि आपको बताया कि पहली किस्त जब वो देगा तो मान लेते हैं कि जो किस्त है वो P रुपए की है, ठीक है। तो चूंकि पहले जो पहली किस्त देगा उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब वो दूसरी किस्त देगा तो इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। जब वो तीसरी किस्त देगा तो इसके लिए टाइम 2 ईयर हो जाएगा, और जब वो चौथी किस्त देगा तो इसके लिए टाइम 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो ब्याज निकलेगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा P और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा P प्लस, अब इसका ब्याज कितना हो जाएगा P इंटू R जो कि 8 है और टाइम इसके लिए 1 है और अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर अगली के लिए जब निकालेंगे तो इसके लिए जो ये तीसरी किस्त है इसके लिए टाइम 2 वर्ष है ना, तो 8 इंटू 2 अपान 100 हो जाएगा। इसी प्रकार जब नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो P प्लस P इंटू इसके लिए जो ब्याज हो जाएगा वो 3 अपान 100 हो जाएगा।
अब यदि हमें यहाँ मूलधन पहले मालूम होता कि कितना रुपया उधार लिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके केवल हम ब्याज को बराबर जोड़ करके कर लेते। चूंकि यहाँ पर हमें मिश्र धन दे रखा है, तो ये क्या है, ये टोटल हमने जो धन पे किया वो है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक समीकरण में सिर्फ एक अननोन पी है, उसे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर 4 किस्तें हैं, तो टोटल कितना हो गया, 4 पी। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4। अब इसके बाद इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें कॉमन 8p/100 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8p/100 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 आया। तो 6 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो 48p हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4p + 48p/100 हो जाएगा। जब इसको इसमें करेंगे तो 448 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आएगा यहाँ से 448p/100 हो गया। ये सब किसके बराबर होगा, तो 1344 को हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 1344 बराबर जब हो जाएगा 448p/100 हो जाएगा। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। देखो 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 3 चौक 12 1 13। तो ये 3 टाइम्स चला गया। तो इस तरह से जब इसका क्रॉस मल्टीपल कर ले रहे हैं तो P बराबर 300 आ गया। तो बहुत आसानी से आप इसकी इस तरह से किस्त निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें आपको मिश्र धन दे रखा था, इसलिए जो आप किस्त दे रहे थे और जो उसमें ब्याज दे रहे थे, सारा पैसा आपको कैलकुलेट करना है। यदि यहाँ पर मूलधन दे रखा होता और ये मिश्र धन था तो हम साधारण ब्याज निकाल लेते, तो सिर्फ इस पोर्शन को इसको केवल ऐड करके ब्याज के बराबर कर देते, तब भी हमारा जो किस्त है वो निकल आती। या रेट पूछता है तब भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो किस्त वाले सवालों में आपको ये जो आप मेथड दे रखा है, ये रूल जो इसमें बनाया गया है, इस पे ज्यादा फॉलो करना है और इसी से सवाल किस्त के लगेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है, रामू ने 1000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से श्याम से उधार लिए और वह प्रत्येक वर्ष 200 रुपए श्याम को वापस कर देता है, जिसमें कुछ ब्याज और शेष मूलधन है। 3 वार्षिक किस्तों के बाद वह संपूर्ण लोन चुकता करना चाहता है, तो अब कितना बकाया धन देना होगा। तो देखो सवाल में पहले क्या दे रखा कि 1000 रुपए तो उसने उधार लिया, ठीक है। 1 साल के बाद वो 200 रुपए उसको देता है। तो 1 साल के बाद, तो 1 साल में इसका ब्याज कितना होगा, 5% की दर से 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो जब ब्याज निकालेंगे तो कितना आया, 50 रुपए आया। मतलब 1000 रुपए उसने लिया था, 50 रुपए ब्याज हो गया। तो टोटल अभी कितना हो गया, 1050 हो गया। इसमें फिर उसने क्या किया, 200 रुपए उसको पे कर दिया। तो अब कितना बचा, 850। अब देखो पूरे 1000 पे वो ब्याज दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, फ्रेश 850 रुपए हो गए। यहाँ पर 850 रुपए ये उसका फ्रेश लोन हो गया। तो अब क्या होगा, इस पे फिर अगली साल को, तो अगले साल पे इस पे केवल 1 साल का ही ब्याज लगेगा। क्यों, क्योंकि 1000 रुपए पर पूरे पैसे पर आप 1 साल का ब्याज चुकता कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये नहीं करना है कि 850 को कैरी फॉरवर्ड किया तो 2 साल का ब्याज लें ना, यहाँ पर 1 साल का ही ब्याज इसमें कैलकुलेट होगा। तो अब इसका 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 हो गया और 5 अट्ठे 40 2 42। तो ये कितना आ गया, 42 रुपए 50 पैसे आ गया। अब 850 इसमें ऐड करेंगे, 850 ऐड किया तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, तो 40 और 50 90 तो 92। तो ये कितना हो गया, 892 रुपया 50 पैसे। ये अब क्या हुआ, फाइनल यहाँ पर इतना हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, ठीक है, ये दूसरी किस्त। तो यहाँ पर 800 में 200 गए तो कितना बचा, तो देखेंगे 692 रुपया 50 पैसा ये बचा अभी मूलधन। तो अगली बार क्या होगा, 692 रुपया 50 पैसे पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज कैलकुलेट करना होगा। तो जब इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जब गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 0 पचम 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 9 45, 1 46 और 5 छक्का 30 और 4 34। दशमलव कितना पर, 4 अंक पर है, तो 4 अंक पर दशमलव लगा दिया। तो इस तरह से 34 रुपया 625 पैसे आया इस तरह से। अब इसको क्या करना है, इसमें आपको ऐड कर देना है 692.50। तो अब आप इसको जब 4 टाइम 0 लिख लीजिए, क्योंकि दशमलव जितने अंक पे है उतने अंक पे यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब टोटल पैसा कितना निकल के आएगा,
तो देखते हैं 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 6 5 11 केरी 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो 4 2 6 1 7 हुआ, और यहाँ पर 9 3 12 केरी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आ गया 727.125 आया। अब इसमें क्या करेंगे 200 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 527.125 रुपए। तो अभी जो फाइनली 3 किस्तों के बाद अगर उसे तुरंत पूरा पैसा अदा करना होगा तो कितना होगा 527.125 उसे पे करना होगा। अब चूंकि यहाँ पर 5 है तो इसको कट करके आप 3 कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर 13 करके दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता था कि 850 जो बचा है इस पे 2 साल का, फिर अगले पर 3 साल का, तो इस तरह से इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस थे। तो थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़ के आप समझ के लगाएंगे तो बहुत आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, एक बुक सेलर एक किताब को नगद भुगतान करने पर 300 रुपए की बेचता है। यदि कोई व्यक्ति इसे किस्तों में खरीदना चाहता है तो वह बुक सेलर को 70 रुपए तत्काल देकर 6 माह की 40 रुपए प्रति माह की किस्त पर खरीद सकता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो जैसा कि सवाल में दे रखा है कि आपको अगर नगद देते हैं तो आपको 300 रुपए देना है, यदि आप उधार लेते हैं तो सबसे पहले 70 रुपए देना है, उसके बाद 6 महीने तक 40 रुपए देना है। तो यहाँ से 6 को 24 तो कितना हो गया 240 हुआ, और प्लस 70 तो मतलब क्या हुआ 310 रुपए देना है। तो इससे आपको क्या पता चला कि ब्याज आपको कितना पे करना है। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 310 माइनस 300, तो यहाँ देखेंगे 10 रुपए आपको ब्याज पे करना है। अब दूसरी चीज सवाल में आपको एक चीज और दे रखी है कि जब आप 300 रुपए की किस्त किताब थी, आपने 70 दे दिए तो आपको बचा कितना 230 रुपए। अब इन 230 रुपए को अब वो किस्तों में दे रहा है, तो पहली किस्त जब वो दे देगा 40 रुपए की तो यहाँ पर कितना बचेगा 190 बचेगा। अब यहाँ क्या होगा 190 से जब वो 40 दे देगा तो कितना बचेगा 150 बचेगा। अब 150 में जब वो 40 दे देगा तो यहाँ पर 110 बचेगा। जब 110 में से वो 40 दे देगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 70 बचेगा। अब 70 में जब वो 40 दे देगा तो अगली बार कितना बचा 30 बचा, तो इस बार वो कितना देगा 30 रुपए देगा, और इस तरह से पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सवाल में कह रहा है कि हर बार वो 40 रुपए देगा, तो लास्ट में जब 40 देगा तो 10 रुपया ब्याज आ जाएगा, और 10 रुपया ब्याज यहाँ पर निकल आया। परंतु आपको पता है कि ब्याज वो कोई एक किस्त में नहीं दे रहा है, हर किस्त में वो कुछ ना कुछ ब्याज साथ में दे रहा है किसी दर से, वो दर मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर आपको हर किस्त में जो क्या करना है कि दर निकालनी है। दूसरी चीज इसमें एक और दे रखी कि समय, यहाँ पर क्या है कि 70 रुपए देने के बाद में जब पहला मंथ कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो टी है समय, यहाँ पर 1 माह हुआ, इसके लिए 2 माह हुआ, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, और ये 6 मंथ। यहाँ पर आपको टाइम पता चल गया अलग अलग किस्त के लिए। तो यहाँ पर कुल ब्याज का फार्मूला जब लगाएंगे तो ब्याज आपका 10 रुपये आया, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, हर जगह पर पहली किस्त कितनी है 40, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर और गुणा समय। पहली किस्त के लिए 1 माह समय हुआ। अब चूंकि मंथ में है तो क्या हो जाएगा ईयर में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं, और दर दे रखी इसलिए यहाँ पर 100 करेंगे। परसेंटेज में दर होने की वजह से 100 से नीचे डिवाइड करते हैं, ये मैंने हर क्लास में आपको बताया है। अगला क्या हो जाएगा 40 रुपीज आपकी जो है वो किस्त हो गई 8% की, 2 माह का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुणा 100। इसी तरह आपको क्या करना है 5वें मंथ तक 40 रुपए ही पे किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 गुणा आर गुणा 5 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 12। बट नेक्स्ट जो अगला महीना होगा उसमें वो 30 रुपए करता है 8% की दर से, और यहाँ 6 माह के लिए है, और ये कितना हो जाएगा 12 गुणा 100। आपको क्या करना है इसको हल कर लेना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 40 आर बटे 12 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया, और इसके बाद 4 × 12, तो आर बटे 30 आया, आर बटे 30 कॉमन है सब में, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 और 5, तो 5 तब आर बटे 30 कॉमन है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 2 आया, फिर क्या है 1 0 से 0 काट दिया, अब यहाँ कितना आ जाएगा 3r/20,
तो ये प्लस क्या हो गया 3r/20 हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 5 और 9 3 12 3 15 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ 15r/30 हुआ, और यहाँ पर क्या होगा 3r/20 हुआ। अब क्या करना है आपको, इससे काट दीजिए तो कितना आ गया 2 आ गया। अब चूंकि यहाँ 20 है, यहाँ पर केवल 2 है, तो इसमें क्या करना होगा, ये इस तरह से अब आ गया इसका फाइनल आपका r/2 प्लस 3r/20 है। तो यहाँ से जब 20 आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 10r हो जाएगा और ये 3r हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको मिल गया 13r/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये ब्याज के बराबर हुआ। तो इस तरह से आपने जो यहाँ पर निकाला कि 13r/20 इज इक्वल टू कितना है 10 है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 200/13 हुआ। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 13 एकम 13 और 7 भी 70 हुआ, तो 13 पचाई 65 और 5 70 5/13। तो इस तरह से 15 सही 5/13% इसका उत्तर आएगा। तो बहुत आसान है इस तरह से सवालों को लगाना, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जब भी इस तरह का कोई सवाल हो तो आपको क्या करना है, मूलधन को किस्तों में डिवाइड कर लेना है और हर किस्त के लिए जो उसका ब्याज है वो कैलकुलेट कर लेना है और कुल ब्याज के बराबर कर देना है। जब आपको मिश्र धन और मूलधन पता हो तो उससे क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे तो ब्याज के साथ निकाल लेंगे। यदि केवल आपको मिश्र धन पता है तो क्या करना है कि किस्त और किस्त के साथ उसका ब्याज सब पूरा कैलकुलेट करके ऐड करके उस मिश्र धन के बराबर कर देना है, जैसा कि पिछले सवाल में उस तरह का एक सवाल था। यहाँ पर ये सवाल दे रखा है 5 वर्षों बाद दे 1500 रुपए को कितने रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है यदि साधारण ब्याज की दर जो है 10% हो। जैसा कि पीछे अभी मैंने 4 वर्षों का एक सवाल इसमें बता चुका हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर मान लें कि पहली किस्त क्या होगी P और अगली में क्या हो जाएगा P किस्त हो गई और उस पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखेंगे कि अगली किस्त के लिए कितना हो जाएगा P प्लस P इंटू 10 और ये 2 वर्ष इसके लिए समय हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5वीं किस्त के लिए क्या हो जाएगा P प्लस P इंटू 10 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 4/100। अब आप कहेंगे 5 किस्त है और आप यहाँ 4 क्यों लिखे, क्योंकि पहली किस्त में समय क्या है 0 हो जाएगा और 0 होने की वजह से वहां पर ब्याज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, टोटल आपको मिश्र धन पता चल जाएगा और मिश्र धन यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस सवाल को इसके आगे आप हल करके उत्तर जरूर प्लीज कमेंट में बताइएगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप समझ पाए कि सवाल कैसे लगाने हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक बुक सेलर एक किताब को नगद भुगतान करने पर 9,000 रुपए की बेचता है। यदि कोई व्यक्ति किस्तों में खरीदना चाहता है तो वह बुक सेलर को 2200 रुपए तत्काल देकर 5 माह की 100 रुपए प्रति माह की किस्त पर खरीद सकता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। जैसा कि अभी मैंने पिछला सवाल जो 25 दे रखा है सेम सवाल है, जस्ट इसमें मैंने डाटा चेंज किया है और आप इसी सवाल के बेस पर इस सवाल को लगा करके उत्तर कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपको जो सवाल मैंने बताया समझ में आया है। इसी तरह से आप अपने खुद कुछ सवाल बना कर लगाने की कोशिश करिए, उनका उत्तर चेक करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्जाम में किसी तरह से भी सवाल अगर घुमा के दिया जाएगा तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास जो होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। थैंक यू।